हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना था कि इस चैनल पर आपको क्लास 10th का जो मैथ्स है वो चैप्टर वाइज वन शॉट में रिवाइज कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है। इससे वन शॉट में सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर होता है। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर होता है। तो प्राकृतिक संख्या वैसे नंबर को बोलते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 कंटिन्यूअसली चलते जाए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। देखिए, सभी पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन सभी प्राकृतिक मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको समझ में आया? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। मैं पूर्णांक के बारे में थोड़ा बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूर्णांक का जरूरत पड़ने वाला है। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। तो ये आपका आपका नंबर लाइन, नंबर लाइन में ये था आपका 0 के इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4। इसी तरह आपको इधर मिलेगा -1 -2 -3। आगे इधर आगे जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, इधर नीचे पीछे आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और 0। तो सब मिलकर ये क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। हाँ, बोलेंगे सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तभी बनेगा वास्तविक संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले जिसको p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। pq बिलोंग्स टू पूर्णांक। दूसरा, इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या वैसा नंबर होता है जिसे हम लोग पूर्णांक के अनुपात में लिख सकते हैं। पूर्णांक के अनुपात में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या क्या होता है? अशांत। पहला शांत होता है। शांत कहने का मतलब क्या है कि जब आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपका शेषफल जो होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा। उसे हम लोग बोलते हैं शांत। जैसे कि आपका लिखा हुआ 5/4। अब 4 से भागा देंगे इसमें, तो देखिए क्या होगा? 4 एकम 4 होगा, 5 में से 4 जाएगा 1, डिवाइड जाएगा नहीं तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0, 4 गुना होगा 8 2 0, 4 बचे 20। ये क्या हुआ? शांत हुआ। अशांत यदि होता है तो ध्यान रखना है, यदि वो परिमेय संख्या है तो अशांत और आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत और आवर्ती। देखिए, इंग्लिश में शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अशांत को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब बोलेंगे सर ये कैसे है आवर्ती? मतलब जैसे देखिए एग्जांपल 1/3। तो यदि आप जब भी डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपके पास हर बार नंबर जो है वो 0.3333 चलते जाएगा, आपके पास कभी खत्म होने वाला नहीं है। अशांत और आवर्ती जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की यदि मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या किसे बोलने वाले हैं हम लोग? जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अशांत होने के साथ साथ अनावर्ती भी होता है। अशांत और अनावर्ती,
इसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। आप जब लिखते हैं 0.01 001 0001, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.01, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 01 01 01 इस तरह से। तो बोलेंगे सर दोनों में अंतर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, मतलब वहां पर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम पैटर्न देख के जरूर बता सकते हैं कि अगला जो नंबर होगा वो 4 जीरो के बाद 1 होगा, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है और आगे चलते जा रहा है। इसका मतलब ये अशांत है और अनावर्ती है। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो 01 01 01 01 हर बार 01 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। परिमेय संख्या को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और अपरिमेय संख्या को हम लोग Q के ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है। और जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो हम लोगों के पास आएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आपके पास एक थैला में परिमेय संख्या था और एक थैला में अपरिमेय संख्या था। यदि आप दोनों को मिला देंगे तो आपके पास बनेगा वास्तविक संख्या। और इसी के बारे में हम लोग को बात करना है। और कुछ क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से रहता है कि अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने देता है, प्रमाणित करने देता है, सिद्ध करने देता है। ध्यान दीजिएगा, क्या करने देता है, सिद्ध करने देता है। साथ साथ में एलसीएम एचसीएफ निकालने देता है। इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग, एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले अपरिमेय संख्या का कुछ, जैसे कि √2 √3 √5 √7, इस तरह का बहुत सारा नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या है, ई अपरिमेय संख्या है। अब बोलेंगे सर √4 कैसा संख्या है, तो √4 मतलब कितना हुआ, 2 कैसा संख्या होगा, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, मतलब पूर्णांक का अनुपात के रूप में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को जब हम मिलाते हैं तो बनता है तो रियल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में एक और चीज था जिसे हम लोग बोलते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन वो जो टॉपिक है उस सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन सिर्फ आप थोड़ा सा जान लीजिए कि उसमें एक्चुअली में होता क्या है। मान लीजिए एमसीक्यू में एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ देता है तो क्या करना है। देखिए यहाँ पे कुछ नया चीज नहीं है, आप जानते होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता था, शेषफल। बस वही काम को यहाँ पे कर दिया गया है, a बराबर b³ प्लस r। यहाँ पर ध्यान देना है a बराबर b³ प्लस r। तो a जो है जब इसको हम b से भागा देते हैं तो यहाँ आता है q और यहाँ आता है r। q जो है वो है भागफल और r जो है वो मेरा है शेषफल। किसे भागा देना है, b से a में देना है, ठीक। यहाँ पे जो r होगा उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो r, देखिए शेषफल कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो r जो होगा वो या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कितना हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही होगा ना, जिससे हम भागा दे रहे हैं। जैसे 2 से भागा दे रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सोचिए 2 से आप भागा दिए तो आपका शेषफल 2 से कम ही आएगा ना, 2 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रख देना है, ठीक। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में डिविडेंड बराबर डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया आपको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला कि आपसे यहाँ पे ये चीज पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हम लोग हिंदी में लघुत्तम भी बोलते हैं और एचसीएफ को हम लोग महत्तम भी बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड किसको बोल रहे हैं। अब बात क्वेश्चन में आता है कि सर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है वैसा नंबर जो खुद का टेबल से कटे और 1 का टेबल से कटे। सबसे पहला जो अभाज्य नंबर होगा वो होगा 2, और वो नंबर सम संख्या भी है। सम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, और विषम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 2 से भाग देंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे 1, 3, 5, 7 ये तो सब क्या है, विषम संख्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है, सम संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड बोला, अभाज्य गुणनखंड से बोला आपको एलसीएम निकालने और एचसीएफ निकालने। ठीक है, चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए 6 और 20। क्या दिया, 6 और 20। ठीक, ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मॉडल पेपर में इसी बार ये क्वेश्चन दिया गया है 2025 का जेट बोर्ड। 6 और 20, 6 का जब निकालेंगे हम लोग तो 2 तिया कितना होता है, 6 और 20। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 10 बार, 2 का टेबल 5 बार। अब डिवाइड नहीं होगा तो आप लिखिए 6 बराबर 2 इंटू 3 और 20 बराबर लिखिए 2 गुना 2 गुना 5। अब यहाँ से आता है सबसे पहला एलसीएम, फिर आता है आपके पास एचसीएफ। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले मैं बात कर रहा हूँ एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ में हम लोग वैसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों में होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर यदि चेक करते हैं तो देखिए 1 2 उसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, जो दोनों में होगा उसी को लिखेंगे। एचसीएफ में लिखें 2। क्या इसके अलावा कोई नंबर दिख रहा है? अब बोलेंगे सर नहीं दिख तो रहा है, लेकिन इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है। सेम उसी तरह नीचे में 5 है, ऊपर वाले में 5 नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपने दिया है इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। तो सर एलसीएम में क्या करते हैं, तो ध्यान देना एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एलसीएम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है, और किसी एक में भी है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि वह है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सबसे कम बार भी, जो एक बार भी होगा उसको लेंगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार, जैसे कि हम समझिएगा यहाँ पर 2 जो है वो कितने बार लिखा गया, 1 बार। यहाँ पर 2 कितने बार लिखा गया है, 2 बार। ऊपर में 2 1 बार, नीचे में 2 2 बार। आप बताइए 2 सबसे ज्यादा कितना बार हुआ, तो बोलेंगे सर 2 साफ साफ है 2 बार है। तो मैं यहाँ पर एलसीएम में लिखूंगा 2 इंटू 2। अब बात करते हैं 2 का, खत्म हो चुका है खेल। ध्यान देना 3 को 2 नहीं लिख देना है, 2 जितना बार होगा सबसे ज्यादा बार उसी को लिखना है। तो 2 मैक्सिमम 2 बार है। इसके बाद इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। एलसीएम में क्या करते हैं, जो एक बार भी हो दूसरा में नहीं भी हो तो भी हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू, अब यहाँ पर 5 नहीं है लेकिन इसमें है तो 5 भी लिखना पड़ेगा। आपका एचसीएफ तो 2 हुआ, लेकिन एलसीएम कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 बचे 60। कितना हुआ, 12 बचे 60। तो एलसीएम हुआ आपका 60 और एचसीएफ हुआ आपका 2। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है इसी तरह से, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास यदि कोई 2 नंबर दिया गया है और आपने इसका एचसीएफ निकाला और आपने इसका एलसीएम भी निकाला, तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो a इंटू बी के बराबर होगा। इसी को आप लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं,
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सर। देखिए यहाँ पर पहला नंबर कितना था 6, फिर कितना था 20, 6 गुना 20 कितना होता है 2 गुना 6 12 120। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किया मैंने, कितना है 120 आ गया। अब देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं। आपका एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 60, 60 गुना कितना होगा 20 आया ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कोई देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 चीज दिया गया है। अब वो कोई 3 देगा, चौथा पूछ लेगा। क्या बोले, कोई 4 में से 3 देगा और चौथा पूछ लेगा। कैसे पूछेगा, देखिए ऐसे आपको बोला HCF ऑफ, यदि क्वेश्चन है यदि HCF 6 और 20 का 2 है तो इसका LCM कितना होगा, 6 और 20 का LCM कितना होगा। तो पहला तो तरीका आपके पास ये है कि अब 6 और 20 को तोड़िए, फिर उसका एलसीएम निकालिए, अभाज्य गुणनखंड से इतना काम कीजिए। लेकिन जब हम ये पढ़ चुके हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर a गुना b, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाइए HCF गुना LCM बराबर a गुना b। बोले सर a गुना b ये कैसे आ गया। अरे जो दिया रहेगा उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे 6 और 20 है तो 6 और 20 लिखेंगे, तो 6 गुना 20। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो क्या आपका HCF 2 दिया गया है, HCF के जगह रखिए 2 इंटू LCM बराबर 6 गुना 20। अब बताइए एलसीएम निकालना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इस 2 को जब बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में है जब बराबर को उधर जाता है तो क्या होता है डिवाइड होता है। तो यहाँ पर होगा डिवाइड, एलसीएम बराबर होगा आपका 6 गुना 20 डिवाइडेड बाय 2। 2 का टेबल से ये 10 बार में 10 गुना 6 होगा 60। क्या आपका एलसीएम 60 था। आपने यहाँ से इस सवाल को इस समझा क्या, एलसीएम 60 सही में भी था। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन इस तरह से भी देखने को मिलेगा और इस तरह से भी देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्यों बोलते हैं, देखिए क्योंकि जब इसको तोड़ते हैं तो 2 3 मिला, 2 2 5 मिला, मतलब सारा जो नंबर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, अभाज्य गुणन नंबर मिलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, देखिए ये मैं वन शॉट में बता रहा हूँ। यदि आप इसी वीडियो को पूरा अच्छे से देखना चाहेंगे तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथमेटिक्स फॉर हिंदी मीडियम, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी एग्जाम है तो आप एग्जाम में ज़्यादा पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए दिमाग मत लगाइए। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस चैप्टर से आएगा मैं वो बता रहा हूँ। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, आप इस चैनल को देखते रहिएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपका मैथ्स अच्छा जाएगा, आप मैथ्स में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर में एक और क्वेश्चन है। यदि मैं बात करता हूँ तो एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, या फिर 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितने अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, यदि 2 परिमेय संख्या लिया मैंने, जैसे 1 और 2 लिया, तो 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, 2 परिमेय संख्या के कितने बीच में परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो क्या 1 के बाद 1.01 हो सकता है, बोलेंगे हाँ हो सकता है। तो सेम उसी तरह 1.02 भी हो सकता है, 1.03 भी हो सकता है। इस तरह से यदि हम बहुत छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं 1 से 2 के भाग को, मतलब एक भाग है, 1 से 2 कितना भाग है, एक भाग है, उसका हम 1000 टुकड़ा भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, जितना आप इनफाइनाइट टुकड़ा भी कर सकते हैं एकदम छोटा छोटा करके। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो आपको तुरंत बोलना है अनंत। ठीक है,
अब देखिए एक और क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, जो मैंने कहा था कि आपको पूछा जाएगा कि अपरिमेय संख्या प्रूफ कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रूफ करना है कर देंगे, हाँ कर तो देंगे, लेकिन ध्यान रखना है इसमें पैटर्न। सबसे पहला बात, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद तो लिखने का काम है, लिख लेंगे हम लोग। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम मानेंगे परिमेय संख्या, और हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। यदि हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे परिमेय संख्या मान के, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट होता है ना कि वो सही बोल रहा है या गलत, तो पहले मान लेते हैं वो सही बोल रहा है और उसका स्टेटमेंट को हम गलत साबित कर देंगे, मतलब क्या बोल रहा था, गलत बोल रहा था। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से करते हैं, जहाँ डाउट होगा वहां पे फिर से हम लोग सब लेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या किए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब वो आप बोलेंगे सर परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या, हम √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा हाँ जरूर लिख सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि जहां pq जो है वो क्या है, पूर्णांक है, साथ साथ में q 0 भी नहीं है, और p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। इसका मतलब क्या होगा सर, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, मतलब p और q में 1 के अलावा और कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। मतलब p और q सिर्फ दोनों सेम नंबर से करता है, और वैसा नंबर जो है सेम नंबर वो सिर्फ 1 है, ठीक है। मतलब p सिर्फ p से करता है और q सिर्फ q से करता है, और एक एक्स्ट्रा जो है वो 1 से करता है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। अच्छा सर, तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो p बराबर √2q आएगा, हाँ आएगा। अब यहाँ तक क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा, p का स्क्वायर होगा और √2q का स्क्वायर होगा। तो p का स्क्वायर बराबर √2q, तो 2q स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे p का स्क्वायर हो गया, तो √2 का स्क्वायर 2 हुआ और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए p स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 2q स्क्वायर, इसका मतलब 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अरे यार यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 को लिख सकते हैं, 2 गुना पाए, हम बोल सकते हैं 2 जो है 10 को डिवाइड करेगा, तो वही तो लिखा हुआ है कि जो 2 है वो p स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, ठीक है। 12 के जगह पर अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, ठीक, 4 गुना 3, मतलब 3 किसको विभाजित किया, 12 को, तो 3 इसके स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, मतलब 12 का स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है हम लोगों को कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो किसको विभाजित करता है, p स्क्वायर को, अतः 2 p को
विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। अब सोचिए, आपका 2 यदि p को विभाजित करेगा, 2 किसको विभाजित करेगा? p को, तो हम p को क्या लिख सकते हैं? 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि p बराबर 2m। p को क्या लिखेंगे? 2 के मल्टीपल के फॉर्म में, माना कि p बराबर 2m। अब सोचिए p बराबर कितना हो गया? 2m। आपके पास था क्या? p स्क्वायर बराबर 2q²। p स्क्वायर बराबर 2q²। यहाँ पर हम पुट करेंगे p बराबर 2m, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, 2m का होल स्क्वायर बराबर 2q²। यहाँ पे यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि बचा 4m² बराबर 2q²। और यहाँ पर इस 2 का टेबल से ये कटेगा 2 बार में, 2 दूना 4, मतलब 2m² बराबर q²। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं q² बराबर 2m²। सेम इसी तरह देखिए, p² बराबर 2q², 2 का स्क्वायर हुआ 4, m का स्क्वायर हुआ m²। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2m² बराबर q², मतलब q² बराबर 2m²। इसका मतलब सेम उसी तरह 2q² को विभाजित करेगा, 2 q² को विभाजित करता है, अतः 2 q को भी विभाजित करेगा। देखिए, अब यहाँ पर इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। अब ध्यान से समझिएगा, ये है इक्वेशन 1 आपका, ये है आपका इक्वेशन 2। यदि आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो बोलता है 2p को विभाजित करता है, 2q को भी विभाजित करेगा। और मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था? p और q में वेरिएंस टेबल 1 है। ये कैसे पॉसिबल है कि 2p को और q दोनों को विभाजित करेगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, यहाँ लिखने वाले हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 से पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखना, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है। समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि 2 p और q दोनों को विभाजित करेगा, जो हमारा माना हुआ को गलत साबित करता है, जो हमारे माना हुआ को गलत साबित करता है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सोचिए, अपरिमेय संख्या को आपने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ये हुआ था सही, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन आपका यही देगा, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का तो हम बात कर चुके हैं। एक और ध्यान दीजिएगा, एक और इसी तरह का प्रूफ ही पूछता है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ नंबर दिखेगा, डायरेक्टली सिर्फ √2 नहीं दिखेगा। एक्चुअली में क्या दिखेगा? जैसे दिखेगा 2 + √3, 3 √2 - 5, इस तरह का कोई नंबर दिखेगा। देखिए, कभी भी यदि अपरिमेय संख्या में यदि आप परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो नंबर अपरिमेय संख्या ही होता है। यदि आप अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करते हैं तो भी वो संख्या अपरिमेय ही होती है। यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या को आप घटाते हैं तो वो संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखना जरूरी है। जब तक आपका कॉपी में लिखा हुआ नहीं होगा तब तक आपको वो रिवाइज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप वैसा कोई भी चीज तभी याद कर पाते हैं जब आप लिखते हैं खुद से, जब आप खुद से उसे बोलते हैं, खुद से उसे सुनते हैं और
खुद से उसे देखते हैं, तभी आपकी मेमोरी 100% बनती है, 25-25% करके। यदि आप सिर्फ वीडियो देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो 25-50% मेमोरी आपकी सिर्फ बनी। आपको यदि 100% करना है तो आपको खुद से एक बार लिखना पड़ेगा और उसको खुद से एक बार देखना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी मेमोरी 100% बनेगी, तभी आप उसको एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि 2√3 + 4 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये उससे ज्यादा आसान है। सबसे पहले वही काम करना है, 2√3 + 4 को क्या मान लेना है, माना कि 2√3 + 4 एक परिमेय संख्या है, क्या मानना है, एक परिमेय संख्या है। आगे क्या करना है, अतः 2√3 + 4 बराबर हुआ p/q। ये पॉइंट अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो लिख लीजिएगा। p और q क्या है, पूर्णांक है, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है, और साथ साथ में p और q का जो घनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, यदि आप इसको अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे सिंपलीफाई करने का जरूरत है। और सिंपलीफाई इस तरह से करेंगे, एक को पूरी तरह से लेकर एक तरफ हो जाएंगे, और दूसरा जो नंबर दिखे, दूसरा नंबर जो रूट में दिखे उसे आपको एक तरफ रखना है, क्योंकि जो रूट वाला नंबर है वो आपका अपरिमेय संख्या है। इसीलिए जब उसको जोड़ा जा रहा है परिमेय संख्या के साथ या घटाया जा रहा है तो वो बन रहा है अपरिमेय संख्या। परिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय ही बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, मैं इसको उधर लेके चल गया, जो 2√3 बराबर p/q - 4। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एलसीएम उलसीएम कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप इस तरह से सॉल्व। देखिए एलसीएम लेके q, तो यहाँ होगा p - 4q। ये जो 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में चल जाएगा, तो आपका पास आएगा p - 4q / 2q। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा, याद है आपको, इधर बचा √3, बाकी सारा नंबर इधर। बस आपको अब इसे ही चीज लिखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, पहले 4 को हमने 4 को पहले इधर ले गया तो -4 हुआ। अब 2 जो यहाँ पर था मल्टीप्लाई में, 2 आया डिवाइड में, इसको लेने के बाद सॉल्व करने के बाद तो आया √3 बराबर p - 4q / 2q। हम यहाँ पे जो √3 देख रहे हैं वो क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, और इधर जो नंबर बन रहा है p 4 q 2 से मिलकर बना हुआ है, क्या सभी संख्या पूर्णांक है? तो सोचिए, कभी भी पूर्णांक है यदि सारा नंबर, तो उससे यदि आप जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो हमेशा कोई नंबर ही मिलेगा जो परिमेय संख्या होगा। तो आपका एक तरफ हुआ अपरिमेय संख्या, एक तरफ हुआ परिमेय संख्या, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब आप जो माने हैं वो गलत माने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये है आपका RHS, ये है आपका LHS। बायां पक्ष √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, दायां पक्ष मतलब LHS। ठीक है, बायां पक्ष अपने लिख पा रहे तो RHS लिख दीजिए, LHS लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और जब LHS होगा तो दायां पक्ष हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ RHS होगा राइट हैंड साइड, p - 4q / 2q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p q 4 2 जैसे
पूर्णांकों से बनी है, पूर्णांकों से बनी है, अतः परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। यदि बराबर हुआ, यदि बराबर हुआ तो हम लोग ने जो माना तो बात सही हो जाएगा, लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। जो हमारे मानव, हमारे द्वारा माने हुए कथन को गलत बताती है, हमारे द्वारा माने हुए कथन को गलत बताती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2√3 + 4 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 + 4 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, वो समाप्त होता है। यदि आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट के माध्यम से इस चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको जल्द से जल्द इस जिसको जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन का वीडियो के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।